जय श्री श्याम दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो स्वरों के जो जिह्वा के आधार पर और मुख आकृति के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इसी के साथ अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष वर्ण कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप अंत तक बने रहें। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में वर्णों से एक प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो प्रश्न अपना ये बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और अगर आपसे पूछ लेगा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा वाक्य। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो वर्ण, शब्द और वाक्य, वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो इसलिए भाषा की सबसे बड़ी इकाई होगी आपकी वाक्य, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब इससे अपन बात करते हैं आगे। तो वर्ण जो होते हैं हिंदी में वो होते हैं 44। उसमें से 11 आपके स्वर होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। अगर स्वरों की बात करें तो स्वर आपके जो 11 जो स्वर हैं वो आपके हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके कुल मिलाकर के 11 स्वर हैं। तो इन्हीं में आपके प्रश्न आपका ये बनता है कि मूल स्वर कौन से होते हैं या फिर ऋस्व स्वर कौन से होते हैं। तो ये आपके जो मूल स्वर जो है वो है अ, ई, उ और री। ये आपके 4 जो होते हैं मूल स्वर होते हैं, और इन्हीं को हम ऋस्व स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अगला आपका क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि मूल स्वर इनमें से ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कौन से हैं, आ, ई, उ, री दे दिया जाएगा और आ, ई, उ या ए दे दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो वो आ, ई और री ये आपका मूल स्वर होंगे, और ऋस्व स्वर भी ये ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला अपन देखते हैं कि दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं कि दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हमें इनको हम एक मात्रिक और द्विमात्रिक भी कहते हैं। एक मात्रिक मूल स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो द्विमात्रिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इनको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनको जो ऋस्व स्वर होते हैं इनके उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, यानी एक मात्रा काल का समय लगता है, इसलिए हम इसे मूल स्वर या ऋस्व स्वर कहते हैं। इन्हीं से अगर स्वरों की अपन बात करें तो आगे होते हैं आपके संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इन्हें हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो ए, ऐ, ओ और औ जो होते हैं ये संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। आपके क्वेश्चन ये बनता है कि संयुक्त जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपके जो स्वर होंगे वो होंगे ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके होंगे संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर इसलिए होंगे क्योंकि ये जो ए जो है वो अ प्लस ई से मिलकर के बनता है ए, और ऐ जो बनता है वो अ और ए से मिलकर के बनेगा ऐ। आपका जो ओ का जो निर्माण होता है वो होता है अ प्लस उ से मिलकर के ओ बनता है, और आपका अ और औ से मिलकर के बनता है औ। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनता है, इसलिए इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे आपका होता है अयोगवा। अयोगवा जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वो होता है एक तो आपका होता है अनुस्वार और एक होता है आपका विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो अनुस्वार जो होता है वो अंग होता है और अह जो होता है आपका विसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो होता है अब अपन जो इनकी व्यंजनों की बात कर लेते हैं। व्यंजन जो होते हैं आपके वो होते हैं ये व्यंजन जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है आपका अंतस्थ है, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, जो स्पर्श व्यंजन होंगे वो आपका जो 5, इनको हम 5 वर्गों के 25 व्यंजन ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। तो आपके जो ये जो व्यंजन होंगे वो क वर्ग से लेकर के ये प तक, क से म तक के जो व्यंजन होंगे वो आपके होंगे वो स्पर्श व्यंजन। इसमें आपका इनमें हम क वर्ग की बात करें तो क वर्ग इसमें आपके 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग और प वर्ग, ये आपके 5 वर्गों में ये आपके 25 व्यंजन होते हैं, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो क वर्ग में आपके क, ख, ग, घ और अंग होता है च, छ, ज, झ और ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये आपके हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। ये आपके 5 वर्ग, यानी कि एक वर्ग में हम 5 व्यंजन माने तो 5 वर्ग है, 5 वर्गों के हमारे ये 5 + 5 + 5 मिलाकर के ये हो गए आपके 25 व्यंजन। तो ये आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं ऊष्म वर्ण क्या होते हैं। अंतःस्थ। अब आपका जो अगले जो वर्ण होते हैं वो आपके होते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ इन्हें हम इसलिए कहते हैं जो मुख की जो गर्म हवा है, जो गर्म हवा है वो आपकी जो जिनका हम उच्चारण करते हैं इन स्वरों इन व्यंजनों का, तो इनमें जो मुख की जो गर्म हवा है वो आपकी अंदर ही स्थित रहती है, इसलिए इसका नाम ही जो है वो है अंतःस्थ। अंतःस्थ का मतलब होता है अंदर ही स्थित। तो जो मुख की जो प्राण वायु है वो आपकी अंदर ही स्थित रहती है, इसलिए इसे हम अंतःस्थ कहते हैं। य, र, ल, व, इनका जो सही जो क्रम होता है वो आपका दोस्तों आपका इन अंतःस्थ वर्णों का सही क्रम से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि अंतःस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है। तो आपका जो सही जो क्रम होगा वो आपका होगा य, व, र और ल। ये आपका जो अंतःस्थ वर्णों का सही क्रम होता है। इनका ये आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंतःस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है। तो आपको जो आंसर होगा वो आपका होना चाहिए य, व, र, ल, ना कि य, र, ल, व। ठीक है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन ये आपका यहाँ से भी बनता है। ठीक है दोस्तों, अगला अपन देखते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म व्यंजन में आपके आएंगे तीनों स और ह, ये आपके होंगे ऊष्म व्यंजन। इनको एक प्रश्न आपका ये और बनता है कि ऊष्म जो व्यंजन है इनको हम होठ वर्ण भी कहते हैं। होठ वर्ण का मतलब होता है गर्म वर्ण। ठीक है दोस्तों, इनको गर्म वर्ण भी कहा जाता है और होठ वर्ण भी कहा जाता है। होठ, HOT, होठ, होठ वर्ण भी कहते हैं इनको। होठ वर्ण कौन से होते हैं आपके तीनों स और ह, यानी श, स और ह, ये आपके होते हैं होठ वर्ण। होठ वर्ण इन्हें हम इसलिए कहते हैं गर्म वर्ण क्योंकि इनसे जो मुख के जो अंदर की जो गर्म हवा है वो बिल्कुल धक्के के अनुसार अपन बाहर निकलती है, इसलिए इसे हम होठ वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इनका आप अपने मुख के सामने आप अपने हथेली रखिए और उससे आप इनका उच्चारण कीजिए श, श, स और ह। अगर आपने उच्चारण किया तो आपको ये जो मुख की जो गर्म हवा है वो आपकी हथेली के ऊपर टच करती है, इसलिए आप इन्हें होठ वर्ण यानी कि गर्म वर्ण कहते हैं। यानी कि इसे का जो नाम है होता है वो होता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ठीक है दोस्तों, आपका एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ से भी बनता है। अब जो व्यंजन होते हैं आपके जो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, ये 5 हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, जो इनसे ये जो मिलकर के बनते हैं वो बनते हैं जो अक्षय है आपका ये बनेगा आपका क और श से मिलकर के क्ष बनता है, और त और र से मिलकर के त्र बनता है, द और य से मिलकर के आपका ध्य बनता है। विद्यालय में जो ध्य का प्रयोग होता है वो होता है ध्य का, तो ये इसी ध्य का प्रयोग होता है। जैसे विद्यार्थी, विद्यालय, तो इसमें द और य का मिलकर के ध्य बनता है। अब आपका जो अगला होता है वो ज्ञ जो बनता है जय से ज्ञानी वाला, अज्ञानी, तो ये जो होता है वो जय और य से मिलकर के बनता है ज्य। तो अब आपका ये अगला जो वर्ण बनता है आपका श्रीमान वाला श्र, तो ये जो श्र का निर्माण होता है वो होता है श और र से मिलकर के आपका बनता है श्र। तो इनसे भी ये आपके 5 संयुक्त व्यंजन जो है ये आपके 5 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अगला अपन देखते हैं उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन जो होते हैं वो आपके होते हैं 2 प्रकार के, ये ड़ और ढ। ठीक है, तो इनको हम नए व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। आपका हिंदी में एक क्वेश्चन और बनता है कि नए व्यंजन कौन कौन से हैं, यह आपको पूछ लिया जाए कि उत्सिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आपको जो दोनों जो प्रश्न हैं वो आपके इसी से बनेंगे। जो ड और ढ़ जो है ये आपके होते हैं नए व्यंजन भी कहते हैं इन्हें हम, और उत्सिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए आपका जो प्रश्न बनता है, और इनकी एक खास बात भी है, इनका जो प्रयोग होगा वो ज़्यादातर इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर
शब्दों के बीच में ही इनका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इनसे कोई भी एक जो व्यंजन है वो शुरू। हिंदी मूल वर्णों की अगर हम बात करें तो 44 होते हैं। अगर हम हिंदी मूल वर्णों की अगर बात करें तो हिंदी में मूल वर्ण होते हैं 44। लेकिन अगर कुल वर्णों की अगर हम बात करें हिंदी में तो होते हैं 57 यानी कि 57 वर्ण। वो 57 कैसे होंगे, अभी आप देखेंगे कि 57 वर्ण कैसे होते हैं। 11 तो आप हो गए आपके स्वर। ठीक है, तो 11 आपके हो गए स्वर, 33 आपके हो गए व्यंजन। और दो हम अगर ने ये संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो 5 आपके हो गए संयुक्त व्यंजन, प्लस 2 हो गए आपके अयोगवा। और ये तो हो गए आपके कितने, 11, 33 प्लस 44, 44 और 5 होते हैं आपके 49, 49 और 2 हो गए आपके 53 वर्ण। अब 53 वर्ण प्लस आप कहोगे सर कि ये 57 वर्ण कैसे हैं। 57 वर्ण आपके जो होंगे वो 5 जो 4 वर्ण अपन वो मिलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रहित व्यंजन। क्या कहते हैं, ग्रहित व्यंजन। यानी कि ये जो आपने देखे होंगे ग्रहित व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं अरबी और फारसी व्यंजन है जो होते हैं। ये आपने देखा होगा जफर लिखा जाता है, ज के नीचे ये बिंदी लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ज, और ये होता है क ख। ठीक है, और ये ख, इनके नीचे एक बिंदी लगाई जाती है। फिर होता है आपका ग। ठीक है, और तो इसी प्रकार ये अगर इन चारों को अगर अपन और मिला लें, ठीक है दोस्तों, तो 53 में अगर आपने 4 और मिला दिए तो 53 प्लस 4 और मिला लिए तो आपके ये हो गए 57 वर्ण। ठीक है दोस्तों, अगर हम कुल वर्णों की बात करें अगर हम, ठीक है, तो हिंदी में होते हैं 57 वर्ण। और अगर जो मूल वर्ण जो होते हैं वो होते हैं आपके 44। ठीक है दोस्तों, अगर आगे हम देखते हैं तो इसमें अगर अब हम बात करते तो ये होते हैं, अगर आपके होते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये वर्ण क्या होते हैं ये आप देख लेते हैं। इनके लिए मेरे पास एक छोटी सी एक ट्रिक बनाई है मैंने, तो आप पहचान जाओगे कि अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, अघोष वर्ण क्या होते हैं। तो ये आप देखते हैं, पहले अपन देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। मैंने आपको बताया था, आपको पहले मैंने शुरुआत के वीडियो में आपको मैंने बताया था कि वर्ग बताए थे आपको मैंने, क वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ये 5 वर्ग बताए थे मैंने आपको, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं अपन क वर्ग में कौन कौन सा वर्ण। ठीक है, कौन कौन सा वर्ण, आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक है दोस्तों, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ये आपके अगर अब देखें अपन तो पहला, तीसरा क च ट त प ग ज ड़ द, और ये आपके हो गए पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण किसी भी वर्ग का, यानी हर वर्ग का कौन कौन सा वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां, सभी अंतःस्थ वर्ण कौन से, जो य र ल व है। ठीक है, और सभी स्वर यानी 11 जो सभी स्वर है वो सारे स्वर मिलाएंगे तो वो सारे कहलाते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब है, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु। तो अल्प प्राण यानी कि कम हवा, जिसमें कम वायु का प्रयोग हो। जब हम उच्चारण करते हैं तो कम वायु का प्रयोग होता है, तो उसे हम कहेंगे अल्प प्राण व्यंजन। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि ये आप देखेंगे कि ट्रिक कह रही है कि अल्प आयु में क्या होता है। ट्रिक क्या है कि अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग आए। ठीक है, ये आप ट्रिक याद रख लीजिएगा कि अल्प आयु का मतलब हो गया कि अल्प वायु। ठीक है, अल्प वायु यानी अल्प प्राण, यानी कि ये अल्प का मतलब हो गया अल्प प्राण। ठीक है, में 135 का मतलब होता है वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक है, तो पहला किसी भी वर्ग का यानी अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां, ठीक है, का अंत का मतलब हो गया आपका अंतःस्थ। ठीक है, अंतःस्थ वर्ण। ठीक है, और सभी स्वर्ग आए, सभी स्वर्ग यानी सभी स्वर्ग में आ गए आपके स्वर। ठीक है, स्वर्ग को ये हो गए आपके स्वर। ठीक है,
आए यानी सभी स्वर आए। तो अल्प आयु में 135 का अंत हुआ यानी सभी स्वर्ग आए। तो स्वर अल्प आयु में आपके अल्प प्राण में हो गया आपके 135 यानी कि पहला तीसरा पांचवा अंत। अंत का मतलब हो गया अंतस्थ और सभी स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब ये आपके स्वर आ गए। तो ये आपका हो गया ट्रिक की अल्प आयु में 135 का अंत हुआ सभी स्वर्ग आए। तो ये आपका हो गया अल्प प्राण की जो ये ट्रिक हो गई आपकी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन महाप्राण। महाप्राण आपके अब देखो इसमें सभी स्वर आ गए, अंतस्थ आ गए, पहला तीसरा पांचवा वर्ण आ गया। अब आपके बचे जो आपके बच्चे वो आपके महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, वर्ग का कौन कौन सा बचा? दूसरा बचा, चौथा बचा। ठीक है, दूसरा और चौथा व्यंजन बचा। आपके महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन बचे? दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, दूसरा यानी ख, ठीक है, और चौथा वर्ण क्या आपका हो गया घ। महाप्राण यानी कि जिनके उच्चारण करने में ज़्यादा हवा निकले। ठीक है, अब देखो क का उच्चारण क ह, ग घ और अंग। तो इसमें ख और घ में ज़्यादा वायु बाहर निकली इसलिए हो गए महाप्राण। ठीक है, सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब मैंने बताया था आपको होठ वर्ण बचे, तो श और ह ये हो गए आपके महाप्राण। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं। आगे है आपका घोष सघोष। ठीक है, घोष सघोष और वर्ग का। अब घोष को हम सघोष व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, घोष को हम सघोष भी कहते हैं। तो इसमें आगे आएंगे आपके वर्ग का किसी भी हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। पहले इसमें क्या रहता है? पहला तीसरा पांचवा रहता, लेकिन घोष या सघोष वर्ण अगर कहे तो वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, कौन कौन सा वर्ण? तीसरा चौथा और पांचवा। सघोष की अगर बात करें अपन तो कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे इसमें? तीसरा चौथा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। ये हो गए आपके घोष वर्ण। ठीक है, कौन सा हो गए? घोष वर्ण। ये तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण ये हो गए आपके घोष वर्ण। ठीक है, तो अब बचे आपके अंतस्थ ये लव। ठीक है, ये हो गए आपके अंतस्थ, चार वर्ण ये हो गए, और लास्ट में है आपका ह। ठीक है, तो कौन कौन सा वर्ण? तीसरा चौथा पांचवा, अंतस्थ और ह। ठीक है, अब अपन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक में क्या लिखा हुआ है कि ट्रिक में आपका ये लिखा है कि 345 की घूस देते ही अंदर है। अब इस ट्रिक को याद कर ले आप कि 345 की घूस देते ही अंदर है। सीधा 345 की घूस दी और सीधा अंदर। ठीक है, तो 345 का मतलब हो गया आपका वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, घूस का मतलब हो गया आपके घोष वर्ण। ठीक है, घोष का मतलब क्या हो गया आपका? घोष वर्ण। ठीक है, अब घोष ये तो हो गया आपके घोष वर्ण। ठीक है, देते ही अंदर है, अंदर में देखो अंतस्थ आ रहा, अंत आ रहा। अंत का मतलब हो गया आपका अंतस्थ वर्ण हो गया, और है का मतलब हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 345 की घूस देते ही सीधा अंदर है। 345 का मतलब तीसरा चौथा पांचवा, घूस यानी घोष वर्ण। ठीक है, देते ही अंदर में अंत आ रहा है यानी अंतस्थ है और है। ठीक है, तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा। तो ये आपके घोष वर्ण की ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, अगला अपन अब बाकी जो बचेंगे वो सारे आपके अघोष में आ जाएंगे। ठीक है, तो वर्ग का कौन कौन सा बचा? देखो तीसरा चौथा पांचवा हमने ले लिया था, तो अब बचा अपने पास पहला और दूसरा। ठीक है, वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण यानी पहला और दूसरा वर्ण, और है अपने पास आ ही गया था। ठीक है, अंतस्थ और है आ गया। ठीक है, अब अपने पास ऊष्म वर्णों में बचे बाकी तीन वर्ण, तो श और त, यानी वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स। आप सीधा याद रखो पहला दूसरा और तीनों स, ये हो गए आपके अघोष वर्ण। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक। अब अपन देखते हैं मुख के आधार पर, यानी मुख की जो आकृति के आधार पर जो स्वरों के भेद है वो आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि आपके आसानी हो जाएगी कि ये ट्रिक जो है वो मुख की आकृति के आधार पर जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मुख की आकृति होती है उसके आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो होते हैं विवृत, संवृत, अर्ध संवृत और अर्धविवृत। ठीक है, पहला मैंने आप ध्यान दिया होगा तो मैंने लिखा विवृत। विवृत का मतलब है कि मुख की जो आकृति है वो बिल्कुल वृत्ताकार होती है। व्रत का मतलब वृत्ताकार। ठीक है, और अर्धविवृत का मतलब अर्धवृत्ताकार। ठीक है, संवृत यानी ई। ठीक
ठीक है, व्रत बनता है। तो अब आप देखिए विव्रत जो स्वरों में आएंगे वो आपके सीधा आएंगे आ, केवल ये अकेला ही होता है विव्रत स्वर, यानी कि जिसमें व्रताकार आकृति होती है, पूरा मुंह खुलता है आ, ठीक है। अब संवृत में ये 4 वर्ण आ गए आपके, ई ये क्रम से आ गए आपके, ठीक है, ई उ ये 4, ये 5 जो वर्ण है वो आ गए आपके संवर्त में, पहला एक ही वर्ण आ गया आपका विव्रत में, ठीक है। और अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त, ठीक है, अर्ध संवर्त में आपके बच गए ए और आई, ए ऊपर वाले में अर्ध संवर्त में, अर्ध विवर्त में आई आ गया, ठीक है। ओ और औ, ओ तो आ गया अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त में आ गया औ, ठीक है। और आपका जो अ है वो हो गया आपका अर्ध विवर्त में। तो ये आपके जो सारे जो ये 11 जो वर्ण हैं उसमें से एक आ गया इसमें विव्रत में, और 5 आ गए आपके संवृत में, और 2 आ गए आपके अर्ध संवृत में, और अर्ध विवर्त में आ गए आपके 3। तो ये आपके टोटल कुल मिलाकर का हो गए 11 वर्ण, ठीक है दोस्तों। अगला अपन देखते हैं अगला अपना है जिह्वा के आधार पर जो स्वरों के जो भेद है वो जिह्वा के आधार, जीभ की जो स्थिति है, यानी जीभ की स्थिति के आधार पर अगर हम वर्गों स्वरों का अगर वर्गीकरण करें तो ये जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्वर होंगे? अग्र स्वर, जीभ की जो स्थिति होगी वो अग्र स्वर, ठीक है, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी अपनी जो जीभ है वो अगर आगे के भाग से टकराएगी तो वो अग्र स्वर, बीच में अगर रहेगी तो वो मध्य स्वर, और पीछे अगर स्वरों का उच्चारण करते वक्त जाए तो वो पश्च स्वर, ठीक है। अब जो हमारे जो मूल जो स्वर है वो हमारे ये है आ ई और री। अगर हम किसी भी ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो आप इस री को छोड़ दीजिएगा, केवल आपको 10 स्वर ही लेने हैं जिह्वा के आधार पर, ठीक है। 10 स्वर आप जो लेंगे वो इस प्रकार होंगे, ठीक है। अब देखो अग्र स्वर होंगे आपके, जहाँ पर आप जब उच्चारण करेंगे तो जीवा की जो स्थिति है वो आगे से टकराएगी, ठीक है दोस्तों। ई ई ए ऐ, ठीक है, आगे से उच्चारण होना, जीभ की स्थिति जो वो जबान का जो स्वर निकल रहा है वो आगे से निकलता है, ई ए ऐ, ठीक है। मध्य स्वर अ, जीवान जो है अपनी जीभ जो है वो बीच में ही स्थित रह रही है, इसलिए इसे हम मध्य स्वर कहेंगे। पश्च स्वर, जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो जो हमारी जो जीवा की जो स्थिति है वो अंदर की जो भाग से इनका उच्चारण निकल रहा है, जैसे उ ओ औ और आ। अपन उच्चारण करें तो जीभ का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ से इनकी ध्वनि निकल रही है, ठीक है दोस्तों। आगे अपन देखते हैं अग्र स्वर की जो एक ट्रिक बनाई है मैंने, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि अग्र स्वर देखिए अग्र में इसको अपन बोलेंगे अग्रीय। अग्रीय का मतलब देखो ये अग्र तो इसमें आ ही गया, ठीक है, यानी अग्र स्वर, तो अग्र तो आ गया, पीछे अग्र के बाद ये अब ये हमारे पास फालतू जो दिख रहे हैं वो क्या दिख रहा है, एक तो ई और ए, ये आपके फालतू दिख रहे यानी फ्री दिख रहे, ठीक है। तो ई का बड़ा होता है ई और ए का बड़ा होता है आई, ठीक है। तो ये आपके चारों वर्ण हो गए आपके अग्र स्वर में, ठीक है। मध्य स्वर तो आप पहचान लिए, यानी 4 इसमें आ गए, ठीक है, 5वां इसमें आ गया अ, ठीक है, मध्य स्वर में। अब पश्च स्वर में आपके बचे देखो 4 तो इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया यानी 5, ठीक है। अब पीछे जो बचे वो सारे चले जाएंगे आपके पश्च स्वर में, यानी पीछे के जो उच्चारण, ये 2 और 2 ये 5, ये हो गए आपके पश्च स्वर में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और धन्यवाद।